एक गांव पूरी तरह तबाह हो चुका था। राक्षसों के राजा के खिलाफ हुए युद्ध में उस बर्बाद गांव के खंडहरों के सामने एक छोटा सा लड़का लॉयड खड़ा था, जिसकी आंखों में डर और सदमे की झलक साफ दिख रही थी। तभी एक औरत वहां पहुंचती है और उसे वहां खड़े देखकर गिल्ट से भर जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उस गांव का विनाश उसकी ही लापरवाही की वजह से हुआ था। उस गलती की भरपाई करने के लिए वो लॉयड को अपने घर ले आती है और उसे एक नई जिंदगी देने का फैसला करती है। लॉयड अब उसके साथ रहने लगता है और वो उसे जादू की कला सिखाने लगती है। उसकी पहली क्लास होती है फ्लेम स्पेल। वो महिला थोड़ी देर के लिए स्पेल का डेमोन्स्ट्रेशन देती है और फिर कहती है, अगर तुम इसे खुद से सीख कर नहीं कर पाए तो आज डिनर नहीं मिलेगा। रात तक लॉयड बड़ी मेहनत करता है और आखिरकार एक छोटी सी लौ जला पाने में कामयाब हो जाता है। वो बहुत खुश होकर अपने मास्टर को दिखाता है, लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट वो औरत बिना कोई तारीफ किए सिर्फ अपनी सांस से वो लौ बुझा देती है और फिर अपनी उंगलियां चटकाकर लॉयड के चारों तरफ आग की दीवार खड़ी कर देती है, ये कहते हुए कि उसने स्पेल सही तरह से नहीं किया। फिर भी क्योंकि लॉयड ने कोशिश करके स्पेल सीख लिया था, वो उसे डिनर करने देती है। अगले दिन उसकी मास्टर तरीका बदल देती है और कहती है कि अब वो वाटर मैजिक सीखेगा। वो जमीन पर पैर घसीटकर पानी की एक छोटी सी धारा निकालती है। जब लॉयड की बारी आती है तो वो थोड़ी सी मिट्टी गीली कर देता है और खुद पर काफी प्राउड फील करता है, लेकिन उसकी मास्टर बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती। उसे दिखाने के लिए कि असली वाटर मैजिक क्या होता है, वो उस पे एक बड़ा सा पानी का ढेर गिरा देती है। समय के साथ लॉयड का ट्रेनिंग चलता रहता है। वो पूरे डेडिकेशन से हर नया स्पेल सीखने की कोशिश करता है और हर बार जब वो फेल होता है तो मर्लिन उसकी मास्टर उसे कड़ी सजा देती है, लेकिन सरप्राइजिंगली उसका ये टफ लव मेथड काम करता है। सर्दियां आते आते लॉयड की मैजिक इतनी इम्प्रूव हो जाती है कि वो मर्लिन की एक स्नो स्कल्पचर सिर्फ एक छोटे से एफर्ट से बना लेता है। ये एक प्यारा जेस्चर था और भले ही मर्लिन उसे अप्रिशिएट करती है, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देती, बल्कि वो उस स्नो स्कल्पचर को कंट्रोल करके लॉयड को पकड़ लेती है और उसे बहुत बड़ा बना देती है ताकि आइस मैजिक की असली ताकत दिखा सके। बाद में वो स्कल्पचर गिर जाता है और लॉयड नीचे गिर पड़ता है, लेकिन इस वक्त तक दोनों के बीच एक गहरा अंडरस्टैंडिंग बन चुका होता है। जैसे ही लॉयड बर्फ से बाहर निकलता है, वो मर्लिन से कहता है कि अब वो और मेहनत करेगा और इस बार वो मुस्कुराते हुए उसे अप्रूव करती है। कुछ समय बीत जाता है। एक सुबह मर्लिन अपने सोफे पर पड़ी होती है, पूरी तरह हैंगओवर में, क्योंकि उसने पिछली रात बहुत ज्यादा वाइन पी ली थी। लॉयड उसे चेक करने आता है और पूछता है, आर यू ओके? लेकिन वो कराहती है और कहती है कि उसे बहुत ही बुरा लग रहा है। लॉयड उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए वो अपना हाथ उसके माथे पर रखता है और अपनी हीलिंग मैजिक से उसका हैंगओवर कम करने की कोशिश करता है। कुछ ही सेकंड्स में मर्लिन को काफी बेहतर महसूस होने लगता है। वो उठती है, लॉयड को गले लगाती है और उसके हीलिंग के लिए थैंक यू कहती है। अब जब वो दोबारा नॉर्मल फील कर रही होती है तो वो डिक्लेयर करती है कि अब दोबारा उसकी मैजिक ट्रेनिंग शुरू होगी और लॉयड को सीधा बाहर घसीट ले जाती है। ऐसा कई महीनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन मर्लिन के पास एक किताब आती है जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। ठीक उसी वक्त लॉयड उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और कहता है, जा डिनर रेडी है। वो जवाब देती है कि मैं आ रही हूँ और किताब को साइड में रखने लगती है, लेकिन गलती से वो किताब लॉयड के सामने गिर जाती है। लॉयड झुककर जैसे ही उस किताब को उठाता है, उसी पल एक जबरदस्त नॉलेज उसकी माइंड में भरने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जब मर्लिन को पता चलता है कि क्या हुआ है तो वो शॉक्ड रह जाती है। लॉयड में चोजन वन वाली क्वालिटीज है। फिलहाल वो उसे उठाकर बेड पर लिटा देती है, लेकिन अगर वो सच में प्रोफेसी वाला बच्चा है तो मर्लिन उसे अपनी पुरानी गलतियां दोहराने नहीं दे सकती। वो उसके माथे पर एक जेंटल किस करती है और एक सॉफ्ट ग्लोइंग स्पेल उस पर डाल देती है। उसे किसी भी हाल में लॉयड को अपने पावर से एरोगेंट नहीं बनने देना, जैसे कभी वो खुद बन गई थी। अगले दिन लॉयड की ट्रेनिंग फिर से शुरू होती है। इस बार मर्लिन उसे जंगल में ले जाती है व्हाइट मैजिक की प्रैक्टिस के लिए। लॉयड अपना सारा फोकस एक फल पर करता है और उसे पकाकर रसीला बना देता है। ये देखकर उसकी मास्टर काफी इम्प्रेस्ड होती है और उसकी प्रोग्रेस की तारीफ करती है, लेकिन साथ ही उसे याद दिलाना चाहती है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो पेड़ पर हाथ रखती है और व्हाइट मैजिक से पूरा पेड़ लश ग्रीन बना देती है। उस रात मर्लिन लॉयड को उसके स्टडीज में मदद कर रही होती है और उसे बताती है कि कुछ ऑर्क्स ऐसे रेयर मैजिक के मालिक होते हैं जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। पढ़ते पढ़ते लॉयड को एंशिएंट मैजिक का जिक्र मिलता है, लेकिन जैसे ही वो उसके बारे में कुछ पूछता है, मर्लिन का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है और वो सख्ती से कहती है कि उसे एंशिएंट मैजिक के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। उनकी एक ट्रेनिंग ड्रिल होती है जिसमें लॉयड को एक मैजिक स्टाफ को तुरंत समन करना होता है, लेकिन जब वो समय पर रिएक्ट नहीं कर पाता तो मर्लिन अपने स्टाफ से उसे जमीन पर गिरा देती है और सख्त लहजे में चेतावनी देती है कि चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, प्रैक्टिस में कभी भी ढील नहीं देनी चाहिए।
लॉयड वादा करता है कि वो हमेशा कमिटेड रहेगा और कभी भी ट्रेनिंग में लापरवाही नहीं करेगा। अगले लेसन में मर्लिन लॉयड को मैजिक स्टोन्स के बारे में सिखाती है। वो समझाती है कि ये स्टोन्स दरअसल माना का सॉलिडिफाइड रूप होते हैं, इतने पावरफुल कि ये अपने आसपास की चीजों को भी मैजिक स्टोन्स में बदल सकते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन मर्लिन उसे एक लेसन के लिए जंगल के काफी अंदर ले जाती है। उसे एक चाकू देती है और कहती है कि अब उसे पूरे 1 हफ्ते जंगल में सरवाइव करना है और खुद ही रास्ता ढूंढकर घर वापस आना है। इससे पहले कि लॉयड कुछ प्रोटेस्ट कर पाए, मर्लिन वहां से दौड़कर चली जाती है, उसे अकेला छोड़कर। उसके जाने के कुछ ही देर बाद जंगल से एक विशाल भेड़िया निकलता है और लॉयड पर हमला कर देता है। लॉयड अपनी जान बचाकर भागता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसे शक होता है कि एक व्हाइट मेज होने के नाते वो इतनी बड़ी क्रीचर को हराने लायक पावरफुल नहीं है, इसलिए उसका सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि वो किसी और मॉन्स्टर से टकराए बिना घर तक पहुंच जाए। वो अपनी मैजिक से सराउंडिंग्स को स्कैन करता है ताकि सही रास्ता पता चल सके, लेकिन तब उसे एहसास होता है कि वो कितनी दूर भटक चुका है। अब कोई और चारा न होते हुए वो बेहद सावधानी से जंगल के रास्ते घर की ओर बढ़ता है। रात को वो अपना टाइम स्पेल्स को स्टडी करने और उन्हें इम्प्रूव करने में लगाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रात चलते वक्त उसका पैर एक शाख पर पड़ जाता है और उसकी आवाज एक विशाल मकड़ी को अलर्ट कर देती है। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागता है। खुद पर एक हेस्ट स्पेल डालता है ताकि वो उस क्रीचर से तेज भाग सके। कई दिनों की थकाऊ और डरावनी जर्नी के बाद आखिरकार वो अपने घर पहुंचता है और दरवाजे के ठीक बाहर गिर पड़ता है। जब मर्लिन उसे देखती है तो वो सच में प्राउड फील करती है कि वो अकेले वापस आ गया। उसकी रेजिलियंस साबित हो चुकी थी। कई साल और बीत जाते हैं। एक दिन लॉयड सफाई कर रहा होता है जब उसे मर्लिन की डेस्क पर एक किताब मिलती है जिसमें एक टाउन के बारे में लिखा होता है। क्यूरियस होकर वो पूछता है कि क्या वो इसे पढ़ सकता है और मर्लिन कहती है कि वो इसे रख ही ले। अब तक लॉयड का ट्रेनिंग लगभग पूरा हो चुका होता है, इसलिए उसे अब लगातार लेसन्स नहीं मिलते, लेकिन हर दूसरे दिन मर्लिन उसे नए स्पेल्स डेवलप करने में मदद के लिए बुला ही लेती है क्योंकि लॉयड का मैजिक डेवलपमेंट इंस्टिंक्ट बहुत जबरदस्त होता है। लॉयड को इस बात से कोई परेशानी नहीं होती। उसे अच्छा लगता है कि अब मर्लिन उसे एक इक्वल की तरह देखती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बिल्कुल नहीं सो पाया है। मर्लिन उसे हर रात एक्सपेरिमेंट्स के लिए जगाए रखती है और उसकी लगातार डिमांड्स अब उस पर भारी पड़ने लगी है। इसी बीच उसकी टाउन लाइफ के प्रति फैसिनेशन और भी बढ़ता जा रहा है। आखिरकार वो एक बोल्ड डिसीजन लेता है। अगली सुबह जब मर्लिन उसके कमरे में आती है ताकि उससे मैजिकल स्टडीज में मदद ले सके, तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि लॉयड वहाँ है ही नहीं। उसकी डेस्क पर खुली पड़ी किताब देखकर वो अंदाजा लगा लेती है कि वो कहाँ गया होगा। उधर लॉयड पहली बार टाउन में पहुंचता है और वहां की भीड़ भाड़ और हलचल देखकर इंस्टेंटली इम्प्रेस हो जाता है। एक साधारण सा ब्रेड खरीदने के बाद उसे समझ आता है कि उसके पास एक भी कॉइन नहीं बचा और उसे अर्जेंटली कोई काम चाहिए। तभी एक पोस्टर उड़ता हुआ आकर उसके चेहरे पर चिपक जाता है, एक एडवेंचरर रिक्रूटमेंट का। बिना कोई देर किए वो अप्लाई करने का फैसला करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि एक क्लोक्ड आदमी उसे दूर से चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसके इस डिसीजन में गहरी दिलचस्पी ले रहा होता है। लॉयड अब ऑफिशियली एडवेंचरर पार्टी का हिस्सा बन जाता है। फिर वो और उसके नए साथी एक विशाल साइक्लोप्स से लड़ने के लिए कासल की ओर निकलते हैं। लड़ाई मुश्किल हो जाती है तो पार्टी का लीडर एलन हीलर शीना से कहता है कि वो उसकी हेल्थ रिस्टोर करे, लेकिन उससे पहले कि शीना कुछ कर पाए, लॉयड चुपचाप एक एडवांस स्टैट बफ स्पेल कास्ट करता है जिससे पूरे ग्रुप को इंस्टेंट स्ट्रेंथ और एनर्जी मिलती है। किसी को पता भी नहीं चलता कि वो मैजिक लॉयड ने किया था, वो खुद कुछ कहता भी नहीं। जैसे ही बफ का असर होता है, आर्चर एक पावरफुल शॉट साइक्लोप्स की आंख में मारता है। फिर रीना अपनी शील्ड से साइक्लोप्स के एक पंच को ब्लॉक कर लेती है और उसे खुद यकीन नहीं होता कि उसने इतनी आसानी से ऐसा कैसे कर लिया। दूसरी ओर एलन अपने अचानक बढ़े हुए पावर पर कोई सवाल नहीं करता और पूरी कॉन्फिडेंस से साइक्लोप्स को खत्म कर देता है, पूरी तरह से मानते हुए कि ये सब उसकी खुद की ताकत की वजह से हुआ। लेकिन रीना के चेहरे से लगता है कि वो समझ गई है कि लॉयड का इसमें कुछ न कुछ हाथ जरूर था। साइक्लोप्स के हार जाने के बाद पार्टी वापस टाउन लौटती है, जहां एलन को एक हीरो की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। कहा जाता है कि वो क्रीचर इतना खतरनाक था कि उससे पहले कोई भी उसे नहीं हरा पाया था। इस अचीवमेंट का रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है, लेकिन एलन लॉयड को सिर्फ 5 गोल्ड कॉइन्स देता है, ये कहते हुए कि वो तो बस एक रूकी डी रैंक एडवेंचरर है। लॉयड बिना कोई शिकायत किए वो पैसे ले लेता है, लेकिन जब एलन एक टोस्ट का प्रस्ताव रखता है विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए, लॉयड खुद को अलग कर लेता है क्योंकि वो उसमें शामिल नहीं होना चाहता। पार्टी की मेज माया इस बात से नाराज हो जाती है कि लॉयड उनके साथ ड्रिंक नहीं करना चाहता, लेकिन एलन उसे शांत करता है, ये कहते हुए कि कोई बात नहीं, व्हाइट मेजेस तो फिर से हायर किए जा सकते हैं और वैसे भी लॉयड ने ऐसा कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं किया। दूसरी ओर मर्लिन के घर में वही रहस्यमयी आदमी फिर से आता है और मर्लिन उससे लॉयड की लोकेशन के बारे में पूछती है। वो आदमी बताता है कि लॉयड अब टाउन पहुंच चुका है और एक मशहूर पार्टी का हिस्सा बन चुका है।
ये सुनकर मर्लिन राहत की सांस लेती है और सोचती है कि शायद अब समय आ गया था कि लॉयड दुनिया को खुद एक्सप्लोर करे। बस उसे अपनी पावर को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, जैसा कि कभी मर्लिन खुद बन गई थी। उसे विश्वास होता है कि लॉयड अपना ध्यान रख लेगा। वो आदमी पूछता है कि क्या आज भी मर्लिन को उस दिन का पछतावा है। मर्लिन का चेहरा कड़वाहट से भर जाता है जब वो अपनी गलती को याद करती है। उस समय वो ये अंदाजा नहीं लगा पाई थी कि डीमन लॉर्ड सिर्फ एक ग्रिमोयर पाने के लिए खुद को भी नष्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके इस एक मिसकैलकुलेशन ने पूरा गांव तबाह कर दिया था। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया, जिसमें मर्लिन खुद भी मारी गई थी। सौभाग्य से उसके साथी सिबिल ने फॉरबिडन एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करके सबको दोबारा जिंदा कर दिया, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तब से मर्लिन खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। इधर लॉयड अपनी हीरो पार्टी के साथ एडवेंचर्स करता रहता है और हमेशा चुपचाप उनकी मदद करता है। हर बार जब एलन या कोई और मुश्किल में फंसता है, लॉयड बिना कुछ कहे बफ्स डाल देता है, जिससे सभी को अचानक एज मिल जाता है। उसकी मदद से पार्टी की विन स्ट्रीक लगभग फ्लॉलेस बनी रहती है और सब लोग बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं होता कि लॉयड ही है जो असल में उनकी परफॉर्मेंस को मेंटेन कर रहा है। उस रात रीना अपनी डिफेंसिव टेक्निक्स को स्टडी कर रही होती है, तभी एलन उसके कमरे में आ जाता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। रीना बताती है कि वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है क्योंकि अब मॉन्स्टर अटैक्स उसके शील्ड पे पहले जितने जोर से नहीं लगते। एलन भी इसे अग्री करता है और कहता है कि उसे भी कुछ समय से ऐसा ही लग रहा है, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये उसकी नेचुरल स्किल की वजह से हो रहा है। रीना उसे याद दिलाती है कि वो तो पिछले कई हफ्तों से प्रॉपर्ली ट्रेन भी नहीं कर रहा, तो उसका सडन स्ट्रेंथ बूस्ट कैसे पॉसिबल है। उसी रात जंगल में एक ग्रुप ऑफ गार्ड्स अपना पेट्रोल खत्म कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक गार्ड दर्द से चीख उठता है। बाकी सभी पलटते हैं और देखते हैं कि एक विशाल अर्थ गोलम उसके ऊपर खड़ा है। उस पल में एक गार्ड को समझ आ जाता है कि उसका अंत अब निश्चित है। अगली सुबह गार्ड कैप्टन एलन के पास आता है और उससे मदद मांगता है। वो बताता है कि पिछले रात जिन गार्ड्स ने पेट्रोल किया था उन पर बर्बर हमला हुआ और वे मारे गए। एलन बिना किसी हेजिटेशन के मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि एक गोलम को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। दोपहर में वे लॉयड की ट्रैकिंग मैजिक की मदद से उस अर्थ गोलम को ट्रेस करते हैं और एक वाटरफॉल के पीछे छिपी एक गुफा तक पहुंचते हैं। लॉयड का मैजिकल सपोर्ट जारी रहता है, जिससे वे जल्दी ही उस स्टोन मॉन्स्टर को हरा देते हैं। लेकिन तभी एक डीमन ऊपर गिरती चट्टानों से एक और गोलम समन कर देता है, जिससे वे फिर से लड़ाई में उलझ जाते हैं। लॉयड डीमन को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और देखता है कि वो एक ऐसे स्टाफ का इस्तेमाल कर रहा है जिसमें एक मैजिक स्टोन एम्बेडेड है, और लॉयड जानता है कि ऐसे स्टोन्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। हालात खराब होने से पहले वो तुरंत एक्ट करता है। वो एक प्रिसीजन स्पेल कास्ट करता है और लुलू से कहता है कि वो डीमन पर एक एरो चलाए। लॉयड के सडन कमांड से लुलू थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर भी उसका कहा मान लेती है। चमत्कारी रूप से उसका तीर डीमन को सीधे जाकर लग जाता है। इसके बाद लॉयड मिया को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो उस स्टाफ को उसके पास टेलीपोर्ट कर दे। जैसे ही स्टाफ उसके हाथ में आता है, वो तुरंत एक स्पेल डालता है जिससे उसका मैजिक पूरी तरह सील हो जाए। इस बीच एलन इरिटेट होता जा रहा है क्योंकि लॉयड बार बार कमांड्स दे रहा है, जबकि पार्टी का लीडर तो वो खुद है। अपनी अथॉरिटी रिक्लेम करने के लिए एलन गुस्से में खुद आगे बढ़ता है ताकि गोलम को खत्म करने का फाइनल स्ट्राइक उसी के नाम हो। लेकिन लॉयड उसे मरने नहीं देना चाहता, इसलिए वो अपनी स्पीड मैजिक से खुद को तेज करता है और ठीक समय पर एलन को एक तरफ धक्का देकर गोलम के हमले से बचा लेता है। लेकिन एलन ग्रेटफुल होने के बजाय लॉयड पर चिल्ला पड़ता है कि उसने इंटरफियर क्यों किया। वो ये भी नजरअंदाज कर देता है कि लॉयड ने उसकी जान बचाई थी और फिर जाकर खुद गोलम पर फाइनल ब्लो दे देता है। जब सभी वापस टाउन लौटते हैं, एलन अब भी गुस्से में होता है और फैसला करता है कि लॉयड को पार्टी से निकाल देगा, ये कहते हुए कि वो सिर्फ परेशानी पैदा करता है। एलन उसे आलसी भी कहता है और ये इल्जाम लगाता है कि वो कभी भी टीम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता। लॉयड, जिसने सालों तक मर्लिन से ये सुना था कि उसकी एबिलिटीज बेकार हैं, अब भी इंस्टिंक्टिवली यही मान लेता है कि गलती उसी की है। बिना कोई बहस किए वो चुपचाप पार्टी से निकाले जाने को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले 3 दिनों तक वो एक नई पार्टी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हर जगह मुश्किलें आती हैं। ज्यादातर पार्टियों के पास पहले से ही एक व्हाइट मेज होता है, लेकिन फिर एक चांस मिलता है। गिल्ड के रिसेप्शन डेस्क पर एक लड़की बड़ी बेचैनी से एक व्हाइट मेज के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है। तभी रिसेप्शनिस्ट लॉयड की तरफ इशारा करता है और जैसे ही लड़की उसे देखती है, वो तेजी से दौड़कर आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जबरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है। अगला भाग मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो अभी देखें।